Hello friends, I am Dr. Sachin Gupta. I am a cancer specialist and I work as Associate Director in Medical Oncology and Hemato-Oncology at Max Super Specialty Hospital in मोहाली। यानी कि मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। ब्रेस्ट कैंसर जो है यानी कि स्तन का कैंसर, ये बहुत ही कॉमन कैंसर है महिलाओं में, और हमारे देश में भी और विश्व भर में भी ये बहुत कॉमन है। और जैसे एक सर्विक्स का कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो नंबर 1 है, और ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पर आता है नंबर ऑफ केसेस अगर हम गिने तो। और इसकी जो संख्या है और ये बढ़ती जा रही है। और इसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो कुछ जानकारी मैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में देना चाहूँगा। जो हम जब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है, पर हम एज तो रोक नहीं सकते, उम्र तो बढ़ती रहेगी। उसी तरह से फैमिली हिस्ट्री है, मान लो 10% से कुछ कम जो केसेस हैं वो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव पाई जाती है उसमें। बट हम अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी चेंज नहीं कर सकते हैं और मेडिकल हिस्ट्री को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कि हम बदल सकते हैं, तो उनको कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि वेट। मोटापा जो है वो भी एक कारण है जिसमें कि जो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं उसमें भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और वजन को कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट इसमें विषय है। और फिज़िकल एक्टिविटी, अगर हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखेंगे, कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे, तो उसमें भी जो है रिस्क बढ़ता है, और उससे मोटापे का रिस्क तो बढ़ता ही है। और डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना हो कंज्यूम कर सकें, और फैट्स को कम करें। फैट्स और रिफाइंड शुगर्स जो हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, पैक्ड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड मीट्स हैं, और कैलोरीज जो हैं खाने में कम रखनी चाहिए। फल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, और जितना भी हो सके रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हफ्ते में लगभग 5 दिन तो हम 30 से 40 मिनट की एक अच्छी एक्सरसाइज करें, पसीना आ जाए और कुछ मेहनत लगे, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट हो जाए, कुछ जॉगिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, डीप ब्रीदिंग, इन सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और स्मोकिंग और अल्कोहल, इसका सेवन तो बिल्कुल ही ना करें। स्मोकिंग से ना केवल ब्रेस्ट कैंसर बल्कि और भी कई तरह के कैंसर्स हैं जिनका रिस्क बहुत ही बढ़ता है। सो प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल आल्सो। कुछ आजकल अल्कोहल कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ फैशन हो गया है कि अल्कोहल कंज्यूम करना इज़ कूल एंड इट्स ओके, इट्स फन, बट बहुत लोग इसमें इसकी आदत का जो शिकार हो जाते हैं, इसमें एडिक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी जो कंजम्पशन है वो सेहत के लिए हानिकारक ही होती है, और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी इससे बढ़ता है। सो प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड do more and more of exercise and adopt more and more of fruits and vegetables, especially raw fruits and vegetables in your diet. अभी हम बात करेंगे कि एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसमें कई तरह के फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। लाइक जब भी एक महिला ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती है, या उसकी आमतौर पे कंप्लेंट होती है कि उसको अपने ब्रेस्ट में जो है कोई गांठ फील हुई है, या उसने उसको देखा है या फील किया है, तो कोई भी गांठ अगर ब्रेस्ट में महसूस हो तो उसकी तुरंत जांच तो होनी ही चाहिए। और क्योंकि ये पता लगाना कि ये जो गांठ है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, कोई सिंपल बिनाइन ट्यूमर है या प्रॉपर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम इसमें देरी करेंगे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हमने सही समय पे डायग्नोज नहीं किया तो विद टाइम उसका साइज बढ़ सकता है और वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। कोई भी गांठ जो है उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है।
सो जांच करने के बड़े सिंपल तरीके हैं, और जैसे अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का किया जा सकता है, मैमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट का जो है एक्सरे भी उपलब्ध है। और मैमोग्राफी तो बहुत कॉमनली ये सुविधा जो है ये काफ़ी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं, जो एक्सरे सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये सुविधा मिल जाती है। और ये ज़रूरी नहीं कि कैंसर सेंटर्स में ही हो, मैमोग्राफी कई जगह हो सकती है। प्लस एक जो डॉक्टर हैं, कैंसर विशेषज्ञ या कोई सर्जन जो डॉक्टर हैं, वो इसको अगर हम चेक कर लें तो चेकअप में भी हम ये काफ़ी हद तक जान लेते हैं कि ये गांठ की नेचर क्या है। और एक बार ये चेकअप हो जाए तो कोई भी जो गांठ है उसकी एक FNAC टेस्ट किया जाता है। FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि गांठ में से एक सुई डाल के, एक बारीक सी सुई होती है, उससे कुछ सेल्स लिए जाते हैं और उन सेल्स को हमारे जो पैथोलॉजी के डॉक्टर्स हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि क्या इसमें कोई कैंसर सेल्स हैं कि नहीं है। तो कई केसेस में तो FNAC से ये क्लैरिटी आ जाती है। और अगर हमें ये शक और स्ट्रॉन्ग है तो हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, या FNAC अगर कंक्लूसिव नहीं है, FNAC में अच्छे से पता नहीं लग पा रहा, तो बायोप्सी का टेस्ट है। बायोप्सी में क्या होता है, एक थोड़ी मोटी नीडल से एक पीस, छोटा सा पीस ले लिया जाता है और उसको पैथोलॉजी के डॉक्टर जो है जांच करके बता देते हैं कि इसमें कैंसर सेल्स हैं कि नहीं है। पर अगर कहीं भी हमारा शक बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये कैंसरस हो सकता है और FNAC से क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो हम पूरे का पूरा लंप भी सर्जरी के द्वारा निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं। इससे ये है कि कोई कैंसरस जो गांठ है वो मिस नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें इस तरह से लंप को पूरा निकालना, जिसको कि लंपेक्टमी या एक्सिजन बायोप्सी बोलते हैं, ये कर लिया जाता है। और अगर हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो गांठ है ये कैंसरस है, तो हम एक स्टेजिंग वर्कअप करते हैं जिसमें कि शरीर के बाकी हिस्सों को देखा जाता है। जैसे छाती का एक्सरे हो गया, पेट के लिए अल्ट्रासाउंड हो गया, या आजकल CT स्कैन्स और पेट स्कैन्स भी अवेलेबल हैं। पेट स्कैन तो सारी शरीर को जो है ना, होल बॉडी स्कैन हो जाता है, जिसमें पता लग जाता है कि कैंसर के सेल्स जो या स्पॉट्स हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड है या शरीर के बाकी ऑर्गन्स में कोई स्प्रेड तो नहीं हो गया है। सो पेट स्कैन भी अब काफ़ी शहरों में अवेलेबल हो गया है। थोड़ा महंगा है बट इसमें भी काफ़ी जानकारी मिल जाती है। और कभी कभी हमें MRI ब्रेस्ट भी करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है कि जो स्पॉट्स हैं ब्रेस्ट में वो एक ही है या कहीं और जगह पे भी कोई छोटे स्पॉट्स हैं जो कि मैमोग्राफी से कई बार मिस हो सकते हैं। सो जब ये सारी जांच हो जाए, स्टेजिंग हो जाए, तो हमें वर्कअप करना होता है कि किसी भी पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। सो इसमें कई फैक्टर्स हमें देखने होते हैं कि जैसे कि गांठ का साइज़ क्या है, और क्या बगल में जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें ये जो कैंसर के सेल्स हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं, ये सिर्फ ब्रेस्ट या एक्जिला तक ही सीमित है या शरीर के बाकी ऑर्गन्स में भी चला गया है। इसके अलावा जो बायोप्सी टेस्ट होता है उस पर कुछ स्पेशल जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, HER2 न्यू और इस तरह के कुछ जो रिसेप्टर्स की जांच करके हमें कुछ ये पता लगता है कि ये कितना जो है कितना मैलिग्नेंट है या कितना रिस्की है, क्या इसको कीमोथेरेपी से फ़ायदा होगा, क्या हार्मोन थेरेपी इस जो है गांठ पे काम करेगी, या एक टारगेटेड थेरेपी होती है जो HER2 न्यू एक रिसेप्टर है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल होता है। और टारगेटेड थेरेपी में एक ट्रांसटुजुमैब नाम से इंजेक्शन है, वो भी कीमोथेरेपी के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये रिसेप्टर पॉजिटिव होता है। सो ये सारे जो फैक्टर्स को इन टोटल व्यू करके और जो गांठ का साइज़ है और इन सबको हम जो है आपस में डिस्कस करते हैं, ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हम सब मिलके फिर ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कैसे बेस्ट ट्रीट किया जा सकता है। क्या हम कीमोथेरेपी प्लस माइनस टारगेटेड थेरेपी करके ये गांठ को छोटा किया जाए पहले और उसके बाद उसको सर्जरी के लिए भेजा जाए, या गांठ छोटी है और उसके फैले होने के चांसेस नहीं हैं तो सर्जरी पहले हो सकती है, और अगर सर्जरी पहले होती है तो जो लेबोरेटरी में इस गांठ की जांच कर ली जाती है,
एंड उसमें ये पता लगाते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं इसमें से क्या क्या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि क्या कीमोथेरेपी करने से आगे का जो रिस्क है इस पर्टिकुलर पेशेंट में वो कम किया जा सकता है कि नहीं, या फिर क्या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं, हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं उस बायोप्सी की स्टडी करके डिसाइड कर लिया जाता है। आमतौर पे अगर गांठ छोटे साइज़ की है, लेट्स से कोई 1-2 सेंटीमीटर 2.5-3 सेंटीमीटर तक की गांठ है और हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आ गया है और जो HER2 वाला रिसेप्टर है नेगेटिव आ गया है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे कई केसेस हैं जहां कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे केसेस को सिर्फ हम हार्मोन वाली जो टैबलेट्स हैं हार्मोन थेरेपी की, वो कुछ साल के लिए देते हैं और उससे भी आगे इस कैंसर के दोबारा होने के रिस्क को कम किया जा सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। पर जहाँ कहीं भी जो ब्रेस्ट का जो कैंसर है बगल में गांठों में फैल चुका हो या हार्मोन रिसेप्टर वाला जो टेस्ट है वो नेगेटिव हो, तो इन केसेस में आमतौर पे कीमोथेरेपी करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आगे जो है इसके फैलने का, इसके दोबारा होने के रिस्क को हम कम कर सकें। और एक जो HER2 रिसेप्टर है अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए एक ट्रास्टुज़ुमैब नाम का इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, तो वो भी आजकल कॉमनली अवेलेबल है। उसकी कॉस्ट कुछ कीमोथेरेपी से ज़्यादा है, पर धीरे धीरे इन दवाइयों की कॉस्ट भी कम हो रही है। तो रिसेप्टर के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर दवा हमें इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। और जो रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी भी जो सर्जरी होने के बाद इस्तेमाल करते हैं, अगर साइज़ बड़ा है, स्पेशली अगर साइज़ कोई लगभग 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, या कैंसर जो है बगल में जो एक्जिला में गांठों में लिम्फ नोड्स में जा चुका है, तो रेडिएशन थेरेपी करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हैं, हमने अभी सर्जरी की बात नहीं की थी डिटेल में, तो सर्जरी में भी बहुत ऑप्शंस हैं। एक कंजर्वेटिव सर्जरी होती है जिसमें कि सिर्फ जो ब्रेस्ट में जो गांठ है उसको निकाला जाता है, इसको लंपेक्टमी भी कहते हैं, और पूरी ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता। पूरी ब्रेस्ट को अगर रिमूव करते हैं तो उसको मेडिकल भाषा में मेस्टेक्टमी कहा जाता है। सो अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी करना आवश्यक हो जाता है। और अगर हम मेस्टेक्टमी या जिसको MRM कहते हैं पूरा जो है, जिसमें मेस्टेक्टमी प्लस बगल की गांठों को निकालते हैं, पूरी सर्जरी का नाम जो है MRM बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। सो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट पूरा अगर निकाला जा रहा है और लिम्फ नोड्स भी निकाल रहे हैं, तो फिर पैथोलॉजी स्टडी करके पता लगेगा कि फाइनल स्टेज क्या है, लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हैं कि नहीं है, फाइनल साइज़ क्या है। फिर उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी क्या क्या करना चाहिए या ज़रूरी है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन टोटल हमें डिस्कस करने होते हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है इसमें, आजकल जो है जो मेडिकल साइंस ने इतनी जानकारी दी है उसको इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के फैक्टर्स को हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और अगर आपको कोई भी ब्रेस्ट कैंसर के विषय में कोई जानकारी चाहिए या चेकअप चाहिए, या आपको कोई डाउट है, कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई लंप है जिसको जांच की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एंड आई एम अवेलेबल इन माई क्लिनिक एट द क्वांटम क्लिनिक इन मोहाली in sector 80 and also at Max Super Specialty Hospital in Mohali. So you can take and fix appointment and so we can do checkup and test to find out कि ऐसी कोई और फर्दर जांच की या FNAC वगैरह की आवश्यकता तो नहीं है. So please do let us know if there is any concern. Thank you.